हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सट्रीम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई एटॉमिक रेडियस के बारे में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में बात की थी और हमने फार्मूला वहाँ ड्राइव किया था कि भाई Z इफ़ेक्टिव इज़ इक्वल टू Z माइनस में सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव हमने जो है किया था और इसमें सिग्मा कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भाई एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस अपने आप में एक बहुत मेजर टॉपिक है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। और एंड में इनके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई एटॉमिक रेडियस क्या होती है। जब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया पीरियोडिक टेबल में, भाई एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद उनके साइज़ के बारे में बातें होने लगी। भाई उनका साइज़ कैसा होगा, कौन सा एलिमेंट किससे बड़ा होगा, कौन सा एलिमेंट किससे छोटा होगा, ग्रुप में एलिमेंट्स का साइज़ किस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है भाई, ग्रुप में साइज़ कैसे वेरी करेगा, पीरियड में साइज़ कैसे वेरी करेगा। तो ये सारी बातें हम लोग एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई। देखो कोई भी एटम जब होगा तो एटम के पास क्या होता है, बोलो एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व कर रही होती है भाई, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल होती है और इन शेल के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी बहुत एनर्जी मिलते ही अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं भाई, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन द साइज ऑफ एटम्स। ये क्या कह रहा है अभी देखो, अगर मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाते हैं भाई, एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब एटम के साइज़ को कौन डिफाइन करेगा भाई, जो इस न्यूक्लियस से लेके और जो बाहर आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो भाई एटॉमिक रेडियस को डिसाइड करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ गया या घट गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है भाई, एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, बोलो यस और नो। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्टेबल नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्टेबल नहीं है तो फिर ये डिस्टेंस भी स्टेबल नहीं होगा, और अगर ये डिस्टेंस भी स्टेबल नहीं होगा तो एटम का रेडियस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने यही लिखा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन द साइज ऑफ एटम। अब उसके पीछे कई कारण है, देखो भाई, ड्यू टू। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एक तो एटम जो है, एटॉमिक साइज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, इस स्मॉल का मतलब क्या है कि एटम को देखना भी बहुत मुश्किल है भाई। वो इतना छोटा एटम है, ये इतना छोटा पार्टिकल है जिसको देखना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर स्टेबल नहीं होते भाई, वे रिवॉल्व करते रहते हैं या फिर अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं बताओ मुझे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो आप लोग फिर डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि भाई एक्चुअल में रेडियस कहाँ तक आ रही है या साइज़ कहाँ तक आ रहा है एटम का। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट, जो एटम है, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। और ये बात देखो, ये तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया भाई। इन फ्री स्टेट, एटम जो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटम हमको या तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा भाई, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, तो हाइड्रोजन आपको ऐसे नहीं मिलेगा कभी भी। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा भाई, H2 की फॉर्म में मिलेगा। मैंने फ्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन इस फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा भाई, F2 की फॉर्म में मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो एटम होते हैं वे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं, एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। अब जब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा तो नॉर्मल सी बात है, साइज़ का तो कोई फंडा बनता ही नहीं है, वहाँ साइज़ कैसे निकाल पाएंगे हम लोग कि अगर एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो साइज़ तो निकाल ही नहीं पाएंगे।
और उसके अलावा कुछ और बातें भी मैंने आपको बताई कि एक तो एटम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। कहने का मतलब ये हो गया कि देयर आर नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, देयर आर नो फिक्स्ड बाउंड्रीज ऑफ एटम। एटम की कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो एटम की रेडियस आप फाइंड नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठा फिर भाई रेडियस किस तरीके से निकाली जा सकती है किसी एटम की। सवाल ये उठा कि एटम की रेडियस फिर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे हम रेडियस निकाल सकते हैं भाई। तो देखो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए फिर ये देखा गया कि एटम जिस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वहीं से कुछ रेडियस के फैक्टर बनाते हैं। तो एटम जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है भाई, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एटम किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एटम जो है मेटेलिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मेटेलिक के अंदर कैसा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक के अंदर कैसा बॉन्ड होगा भाई, मेटेलिक बॉन्ड होगा। इसके बाद कुछ गैसेस की बात की जाती है भाई। गैसेस के अंदर जो फोर्स रहती है वो वेंडर वॉल फोर्स होती है। गैसेस के अंदर जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, वेंडर वॉल फोर्स होती है। तो वेंडर वॉल फोर्स की भी बात हम लोग करेंगे। और इसके बाद देखो भाई कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे कैसी रेडियस निकल के आएगी भाई, आयनिक रेडियस निकल के आएगी। वहाँ पे कैसी रेडियस निकल के आएगी, आयनिक रेडियस निकल के आएगी। तो अब हमें एक तो निकालनी है कोवलेंट रेडियस क्या होगी भाई। कोवलेंट रेडियस किसको कहेंगे, मेटेलिक रेडियस किसको कहेंगे, वेंडर वॉल रेडियस किसको कहेंगे और आयनिक रेडियस किसको कहेंगे। हम इनके बारे में डील करेंगे क्योंकि एटम की रेडियस निकालना बहुत मुश्किल है। अब हमें एटम की अगर रेडियस निकालनी है तो हमको उसको कंबाइंड फॉर्म के अंदर ही डिटेक्ट आउट करना पड़ेगा कि कंबाइंड फॉर्म में ही क्या क्या रेडियस बन सकती हैं। और कंबाइंड स्टेट में मैंने आपको बोल दिया एटम या तो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, या फिर मेटेलिक बॉन्ड बना रहे होते हैं, या फिर वेंडर वॉल फोर्स होती है उनके अंदर, या फिर आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर आयनिक रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड के अंदर मेटेलिक रेडियस, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट रेडियस। तो ये सारी बातें अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहले आओ स्टडी करते हैं भाई कोवलेंट रेडियस। अब यहाँ से हम लोग मेन स्टार्ट करेंगे कोवलेंट रेडियस भाई। देखो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस किसको कहते हैं भाई, व्हाट इज कोवलेंट रेडियस। देखो जब कोई दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं भाई, जब कोई दो एटम आपस में क्या होते हैं भाई, कंबाइन होते हैं, तो इसमें लिखा जाता है कि द कोवलेंट रेडियस, द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, पहले डिफाइन कर देते हैं भाई, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। रिप्रेजेंट्स द contribution, represent the contribution of that element, of that element of a bond that is predominantly कोवलेंट। देखो ये क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले कोर को समझना पड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट रेडियस के। कोवलेंट रेडियस क्या होती है, कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक एलिमेंट का कंबाइंड फॉर्म में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग जनरली कोवलेंट रेडियस कह देते हैं भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई एक एटम है, मैं कह दूं भाई एक मॉलिक्यूल है मेरे पास A2। ठीक है, A2 ना लेके हम लोग एग्जाम्पल ही ले लेते हैं भाई। हमने ले लिया यहाँ पे H2 लिख लिया, क्या लिख लिया भाई बोलो, H2। अब H2 लिखने के बाद ये देखो ये एक एटम किसका हो गया भाई, H2 का। ये एक एटम इसके अंदर किसका हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया भाई। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और ये क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन हो गया। इसको हम कह देंगे हाइड्रोजन एटम भाई, यहाँ लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद ये देखो भाई ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का,
ये कोई दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, उसका न्यूक्लियस ये रहा, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। अब अगर ये दोनों के दोनों पार्टिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेंगे भैया, एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करने के बाद इनके न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को तो भाई हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसको कहेंगे हम बॉन्ड लेंथ। और अगर अब इस बॉन्ड लेंथ का, अगर अब आप इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देते हो, इस बॉन्ड लेंथ का क्या कर देते हो भाई, हाफ कर देते हो, तो जो ये हाफ डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इतना हिस्सा इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कौन सा हाइड्रोजन का है, इसका है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, इतना हिस्सा किसका है भाई, इस हाइड्रोजन का है। और ये जो हाफ हम लोग कर रहे हैं, ये हाफ करने पे ये क्या निकल रही है भाई, ये कोवलेंट रेडियस है। ये कैसी रेडियस है भाई, कोवलेंट रेडियस है। इसका मतलब ये हो गया कि आर कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस को आर सी से डिनोट हम लोग कर देंगे। आर कोवलेंट इज इक्वल टू होगा डी ए या डी एच एच, क्योंकि हाइड्रोजन एटम हमने लिया है, तो डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे भाई, 2 कर देंगे, क्योंकि हमने हाफ किया है। तो ये बन जाएगी आर कोवलेंट। ये क्या बन जाएगी भाई, आर कोवलेंट। अब मान लो मैं कह देता हूँ कि टोटल जो बॉन्ड लेंथ है भाई वो 100 पिकोमीटर है। टोटल जो बॉन्ड लेंथ आई है वो मान लो, हमने मान लिया ये 100 पिकोमीटर है, तो आर कोवलेंट कितना हो जाएगा भाई, 100/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 50 पिकोमीटर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा बोलो, 50 पिकोमीटर। एंड दैट इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम। किसी एक हाइड्रोजन एटम की कोवलेंट रेडियस कितनी है यहाँ पे भाई, 50 पिकोमीटर है। तो 50 पिकोमीटर का कंट्रीब्यूशन एक हाइड्रोजन एटम कर रहा है, और 50 पिकोमीटर का कंट्रीब्यूशन दूसरा हाइड्रोजन एटम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि भाई इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है वो सेम टाइप के होने चाहिए भाई। उन एटम का टाइप क्या होना चाहिए भाई, सेम। ठीक है, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम इन या थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए भाई, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे कोवलेंट रेडियस, इसको हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस। और जो अभी मैंने आपको ये बताया है, ये किस तरीके की रेडियस है, या किस कंपाउंड के लिए, या कैसे मॉलिक्यूल के लिए आर कोवलेंट है, ये है भाई होमोन्यूक्लियर के लिए। होमोन्यूक्लियर, ये होमोन्यूक्लियर के लिए है भाई। होमोन्यूक्लियर का मतलब हो गया कि जब सेम टाइप के न्यूक्लियस हों, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम टाइप के न्यूक्लियस थे, उनके केस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। क्या होता है भाई, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। और वो बॉन्डेड एटम कैसे होने चाहिए भाई, सेम। कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़े होने चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होने चाहिए। इसको हम कहेंगे कोवलेंट रेडियस भाई। इसको क्या कहेंगे भाई, कोवलेंट रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस के बाद इसमें हमने होमोन्यूक्लियर के बारे में पढ़ लिया भाई। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि होमोन्यूक्लियर के बारे में किस तरीके से आप कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हो। अब यही कॉन्सेप्ट होमोन्यूक्लियर का किसके लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा भाई, जैसे मैंने आपसे कह दिया, फॉर एग्जांपल मैंने F2 कह दिया भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे Cl2 कह दिया आपसे, इसके बाद जैसे मैंने आपसे कह दिया भाई O2 कह दिया। तो इनके केस में जब रेडियस निकालनी होती है तो ये सारे के सारे होमोन्यूक्लियर है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका क्या कर देंगे भाई, हम लोग हाफ कर देंगे। तो आर कोवलेंट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि जो बॉन्ड लेंथ आती है, जो बॉन्ड लेंथ यहाँ आती है उसका क्या कर देंगे भाई, हाफ कर देंगे। आपको आर कोवलेंट मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी भाई, आर कोवलेंट मिल जाएगी। ये तो हो गए होमोन्यूक्लियर की बात। बट इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर अगर मॉलिक्यूल आ जाए, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। मैंने ले लिया भाई HCl, जैसे कि मैंने ले लिया HCl, मैंने यहाँ HCl लिख लिया भाई। अब HCl में आप सब जानते हो भाई, हाइड्रोजन का साइज़ क्या रहेगा भाई, स्मॉल रहेगा। हाइड्रोजन का साइज़ क्या रहेगा, स्मॉल। क्लोरीन का साइज़ क्या रहेगा भाई, लार्ज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हाइड्रोजन का साइज़, ये मेरे पास हाइड्रोजन है,
और ये मेरे पास भाई मान लो क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस और यहाँ इसका न्यूक्लियस, अब इनके बीच का ये एक डिस्टेंस बना, और इनके बीच के डिस्टेंस को अभी भी क्या बोलूँगा भाई मैं, इसको अभी भी मैं क्या बोलूँगा भाई, बॉन्ड लेंथ बोलूँगा। दैट इज़ आवर बॉन्ड लेंथ, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है, यहाँ इसका मैं हाफ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। दोनों एटम का जो साइज़ है भाई वो डिफरेंट है। ये मान लो H है और ये क्या है भाई Cl है। इन दोनों के बीच की ये एक बॉन्ड लेंथ है और इन दोनों का साइज़ जो वो क्या है भाई डिफरेंट है। अब इसके केस में हमें कैसे जाना पड़ेगा, या तो हमें टोटल बॉन्ड लेंथ देख लेनी है भाई। मान लो टोटल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 200 पिकोमीटर आ गई, ठीक है। टोटल बॉन्ड लेंथ हमने ये मान लिया भाई 200 पिकोमीटर आ गई। अब या तो मुझे ये करना है कि भाई हाइड्रोजन के अंदर H2 से मैं हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ या एटॉमिक रेडियस निकाल के लाऊंगा, या फिर मैं Cl2 के अंदर जाके Cl की एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस निकाल के लेके आऊँगा। और मान लो भाई मैंने हाइड्रोजन की कोवलेंट रेडियस निकाल ली, फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में हमने जैसे निकाली थी तो वो 50 पिकोमीटर आ रही थी, तो टोटल कितनी है भाई 200। तो मैं एक काम कर दूंगा अभी, टोटल बॉन्ड लेंथ में से इस पिकोमीटर को क्या कर दूंगा बोलो, माइनस कर दूंगा। तो ये 200 माइनस में कितना भाई 50 पिकोमीटर, 200 माइनस में 50 पिकोमीटर कितना बच गया भाई, ये 150 पिकोमीटर बच गया। तो 150 पिकोमीटर किसकी बॉन्ड लेंथ, किसकी कोवलेंट रेडियस हो जाएगी बोलो, क्लोरीन की। और हाइड्रोजन की हमने यहाँ निकाली ली थी, कितनी होगी भाई 50 होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब डिफरेंट टाइप के एटम होंगे उस केस में या तो हमको किसी एक एटम की अलग से रेडियस निकाल के लेके आनी पड़ेगी और उसको टोटल बॉन्ड लेंथ में से क्या करना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ फॉर्मूले इंप्लीमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियस निकालने के फॉर्मूले, ठीक है। जो किसने दिए थे, स्कोमेकर और स्टीवेंसन ने दिया था भाई। किसने दिया था, स्कोमेकर और स्टीवेंसन ने। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्कोमेकर, SCHOMAKER, स्कोमेकर एंड स्टीवेंसन, तो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया भाई ऐसे एटम्स के लिए रेडियस निकालने का। और वो क्या दिया देखो, फॉर्मूला ये था भाई DA बॉन्ड B इज इक्वल टू RA प्लस में RB और माइनस में ये हो जाएगा 0.09 और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल x, ठीक है भाई, डेल x। अब ये यहाँ पे किसको क्या कहेंगे, अभी मैं लिख के दे रहा हूँ भाई आपको। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है DAB, मतलब A और B कोई दो एटम है और डिफरेंट टाइप के एटम है, ठीक है, डिफरेंट साइज के एटम है। तो उसमें हम लोग लिखेंगे RA प्लस में RB माइनस में 0.09 डेल x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई DAB ये इज इक्वल टू क्या है, इसको कहेंगे भाई हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसके अलावा RA के बारे में आप जानते हो भाई, RA क्या हो जाएगा बोलो, कोवलेंट RA हो जाएगा भाई कोवलेंट रेडियस ऑफ A, और ये क्या होगा देखो, कोवलेंट रेडियस ऑफ A होगा AA अपॉन में कितना भाई 2, DAA अपॉन में कितना भाई 2, या बॉन्ड लेंथ अपॉन में 2। RBB क्या हो जाएगा देखो, RBB कोवलेंट रेडियस ऑफ B, और ये भी आप समझ गए होंगे ये कैसे निकलेगा, DBB अपॉन में कितना भाई 2। इसके अलावा जो डेल x लिखा है हमने, ठीक है भाई, इसको काई कहते हैं वैसे तो, पर हम यहाँ x प्रोनाउंस करके लेके चलेंगे भाई। इसको हम कहेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन A एंड B, और 0.09 एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या भाई एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है बोलो, एक कांस्टेंट वैल्यू। इसके अलावा आपको क्या फॉलो करना है कि अगर RA और RA एंड RB अगर किस में दे दी जाए भाई, एक्सप्रेस की जाए किस में, इन पिकोमीटर, अगर ये पिकोमीटर में आपको दे दी जाए, RA और RB आपको पिकोमीटर में दे दी जाए, तो यही फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा था ये हो जाएगा DAB
डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस में आर बी और माइनस में 9 डेल एक्स। ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस में 9 डेल एक्स, अगर आपको ये पिकोमीटर में दे दिया जाए। अगर आपको ये किस में दे दिया जाए भाई, पिकोमीटर में दे दिया जाए, क्योंकि देखो भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू किसके होता है, 10⁻⁻10 एम के, मीटर के, ठीक है। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10⁻2 पिकोमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है। ये देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इतने मीटर होता है और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू इतने होता है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻2 पिकोमीटर। इसी वजह से वहाँ जो 0.09 था उसको हमने अब कितना लिख दिया भाई, 9 लिख दिया, क्योंकि 2 पॉइंट की डिजिट हम लोग, ये जो डेसिमल है इसको हम आगे ले गए, तो ये 9 हो गया। ये कितना हो गया बोलो, 9। अब इसी इक्वेशन को आज की डेट में किस तरीके से लिखा जाता है भाई, देखो ये फिर मॉडिफाई की गई, मॉडिफाइड बाय, इसी इक्वेशन को क्या किया गया भाई, मॉडिफाइड किया गया। मॉडिफाइड बाय, ये किसने मॉडिफाइड की भाई, बाय पॉलिंग एंड स्टीवेंसन, बाय पॉलिंग एंड स्टीवेंसन। इसी को फिर बाद में मॉडिफाइड किया गया बाय पॉलिंग एंड स्टीवेंसन के थ्रू, और आज की डेट में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस में आर बी और माइनस में मॉड्यूलस ऑफ सी ए इंटू में एक्स ए माइनस में सी बी इंटू में कितना भाई, एक्स बी। और मोड का मतलब होता है कि मोड में जो भी कोई भी वैल्यू हो जाके क्या हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी ए एंड सी बी क्या हैं, सी ए एंड सी बी क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे दो कांस्टेंट, टू कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी, टू कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है भाई। और एक्स ए और एक्स बी आप जानते हो भाई, एक्स ए एंड एक्स बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। ये क्या है भाई, ऊपर भी बता दिया था मैंने, नेगेटिविटीज़, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। और किसकी, ऑफ ए एंड बी की, ठीक है भाई। तो ये एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया भाई। एटॉमिक रेडियस को आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। एटॉमिक रेडियस को हम किस फॉर्म में निकालेंगे भाई, कोवलेंट रेडियस में। और कोवलेंट रेडियस क्या होगी, देखो इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। कब, जब सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन होंगे तो उसको होमोन्यूक्लियर कह देंगे भाई। उसको क्या कह देंगे हम लोग, होमोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर के केस में ये सब कुछ लगेगा भाई, या तो आपको अलग से कोई रेडियस निकाल के लानी पड़ेगी किसी एक एटम की, या फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज गिवन आएंगी आर ए प्लस आर बी की, और माइनस में 0.09 इंटू में डेल एक्स आपको समझ में आ गया होगा भाई क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। इसके बाद 0.09 क्या है भैया, कांस्टेंट वैल्यू है। फिर बाद में इसको मॉडिफाइड करके ये इक्वेशन लिखी गई, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस में आर बी माइनस में मॉड्यूलस ऑफ सी ए इंटू एक्स ए माइनस में सी बी इंटू में एक्स बी, और ये मोड क्लोज हो जाएगा भाई। यहाँ पे मॉड्यूलस क्या हो गया भाई, क्लोज हो गया। तो ये थी एटॉमिक रेडियस, सॉरी कोवलेंट रेडियस। यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी कोवलेंट रेडियस के बारे में। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक रेडियस। ये देखो भाई, उसके बाद फिर इसके अंदर ट्रेंड्स पढ़ेंगे हम कि ये ट्रेंड्स प्रेडिक्टेबल में कैसे वेरी करती हैं सारी के सारी फैक्टर्स। ये देखो नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस देखो भाई क्या होगा। मेटेलिक रेडियस किस में मिलेगी हमें, मेटल्स में मिलेगी। मेटेलिक रेडियस कैसे मिलेगी भाई हमको, मेटल्स में मिलेगी। अब मेटल्स किस तरीके से होते हैं, मेटल देखो भाई किस तरीके से अरेंज रहते हैं। मेटल के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती, मेटल इस तरीके से अरेंज होते हैं। मान लो भाई ये एक मेटल है और इस मेटल के अंदर ये एटम है उसके, ये मेटेलिक एटम है, ये इस तरीके से ऐसे, ये मेटेलिक एटम है, ये सारे मेटल हैं। तो देखो इनके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है भाई, इनके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ये कुछ इस तरीके से एक बॉन्डिंग करे बैठे हैं, ये कोई मेटल है। अब इसमें से मैं किन्हीं दो मेटल को बाहर निकाल लेता हूँ भाई। मैंने किन्हीं दो मेटल को यहाँ से बाहर निकाल लिया, और दो मेटल एटम को जब मैंने बाहर निकाला तो देखो भाई ये मेरे पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे ये मेरे पास हो गया एक एटम ये, और दूसरा एटम इसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ से ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, इसको मैं कह दूंगा मेटेलिक बॉन्ड। सॉरी हाँ, ये मेटेलिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ हो जाएगी यहाँ पे DMM। वहाँ पे हम बोल रहे थे भाई DAA या DBB, ठीक है, या DAB,
यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे DMM, और DMM अगर होगा तो यहाँ पे इसका भी अगर मैं क्या कर दूंगा भाई, DR मेटेलिक इज इक्वल टू ये हो जाएगा DM बॉन्ड M डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा भाई, 2 कर दूंगा। दिस इज आवर मेटेलिक रेडियस। इसको मैं क्या कह दूंगा भाई, मेटेलिक रेडियस कह दूंगा। तो मेटेलिक रेडियस को भी कैसे डिफाइन किया जा सकता है भाई, ठीक है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two nuclei in a metallic bond किसी मेटेलिक बॉन्ड के अंदर जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है उनका अगर मैं डिस्टेंस का क्या कर दूं भाई, हाफ कर दूं, तो वी विल गेट द मेटेलिक रेडियस। तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, मेटेलिक रेडियस मिल जाएगी। और मेटेलिक रेडियस किन के अंदर मिलेगी बोलो भाई, मेटल्स के अंदर मिलेगी। मेटेलिक रेडियस किस में मिलेगी भाई, मेटल्स के अंदर मिलेगी। और मेटल्स के अंदर अगर ये मिलेगी तो मतलब मेटल्स में कैसा बॉन्ड होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर ये रेडियस कैसे निकाली जाती है भाई, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, ये एक्सरे के थ्रू निकाली जाती है भाई। एक्सरे करते हैं हम इन कंपाउंड्स का और इनके अंदर जो भी बॉन्ड लेंथ होती है, एक्सरे जो है, एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरेज का काम ये होता है, इनका एक तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है भाई, हाई होता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है भाई, हाई होता है। और इसी वजह से इनको यूज़ किया जाता है इंटरनल पार्ट को स्टडी करने के लिए भाई। इंटरनल पार्ट इज स्टडीड बाय एक्सरे। किसी भी बॉडी का इंटरनल पार्ट अगर हमें जो है स्टडी करना है तो हम एक्सरे को यूज़ करते हैं भाई। किसको यूज़ करते हैं बोलो भाई, एक्सरे को यूज़ करते हैं। तो ये थी मेटेलिक रेडियस, ये मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होगी भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो रेडियस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वैन डर वाल रेडियस भाई। नेक्स्ट रेडियस हो जाएगी आपके सामने वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, ये देखो भाई वैन डर वाल रेडियस क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस किसको कहते हैं। वैन डर वाल रेडियस भाई गैसेस के अंदर पाई जाती है, इन गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल रेडियस पाई जाती है। कैसे, जैसे भाई ये एक चैम्बर है मेरे पास, ये कोई एक चैम्बर है, यहाँ मेरे पास H2 मॉलिक्यूल और यहाँ मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में तो कैसी बॉन्डिंग निकाल ली हमने भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर कौन सी रेडियस निकाली है भाई, कोवलेंट रेडियस निकाली है। यहाँ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी रेडियस निकाली है भाई, कोवलेंट रेडियस निकाली है। लेकिन इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में भी जो एक इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन को मैं कहता हूँ वैन डर वाल फोर्स। इस इंटरेक्शन को क्या कहता हूँ भाई मैं, वैन डर वाल फोर्स कहता हूँ। इस इंटरेक्शन को क्या कहता हूँ, वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स क्या होती है, वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगी भाई, द सम ऑफ द वैन डर वाल radii of two atoms is the shortest distance between two immediately एडजेसेंट, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा इसको, एडजेसेंट एटम्स, ठीक है, इन द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो भाई ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गया भाई, एक मॉलिक्यूल हो गया इस तरीके से, ये एक कोई मॉलिक्यूल हो गया। अब आप जानते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल के, सॉरी इन दोनों एटम के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे भाई, बॉन्ड लेंथ कहेंगे, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। और इनका जब हम हाफ करते थे, इसका जब हम हाफ करते थे तो हमारे पास कोवलेंट रेडियस निकलती थी। अब मान लो आपके पास भाई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है भाई, यहाँ, ठीक है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। इसके बीच में भी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देंगे भाई, बॉन्ड लेंथ कह देंगे। इस डिस्टेंस को क्या कह देंगे भाई, बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ के बाद ये जो डिस्टेंस होगा आपका भाई, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से शो करूँगा,
ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस से लेके और इस डिस्टेंस, कहने का मतलब ये हो गया अनबॉन्डेड एटम, ये बॉन्ड नहीं है आपस में, अनबॉन्डेड एटम जो होंगे इनके बीच का जो ये डिस्टेंस कहलाएगा अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम वैन डर वाल लेंथ बोलेंगे, या मैं कह दूंगा कोई बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बॉन्ड लेंथ। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ कौन सी बॉन्ड लेंथ होगी, वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ होगी। और इसके बाद अब आप इसका अगर हाफ कर देते हो, इसका अगर आप क्या कर देते हो भाई, हाफ कर देते हो, इसका अगर आपने हाफ कर दिया तो हाफ करने पे जो रेडियस निकलेगी उसको क्या बोलूँगा मैं, वैन डर वाल रेडियस, इसको क्या बोलूँगा मैं, वैन डर वाल रेडियस कहूँगा भाई, इसको क्या बोलूँगा भाई मैं, वैन डर वाल रेडियस कहूँगा। दैट डिस्टेंस, दैट हाफ डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, वैन डर वाल डिस्टेंस। तो आर वैन डर वाल, ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा भाई डी ए, मान लो ये दोनों एटम ए थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा भाई मैं, 2 कर दूंगा। ये भी मान लो ए एटम था कोई और ये भी कोई ए एटम था, इनके बीच के डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूंगा इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये जो मैंने बताया भाई यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस हो जाएगी, ये वैन डर वाल रेडियस। तो देखो मैंने आपको तीनों रेडियस करा दी भाई, और वैन डर वाल रेडियस देखो मैंने आपको बता दिया भाई किस में मिलती है, गैसियस मॉलिक्यूल में मिलती है, जैसे H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में भाई, ठीक है, Cl2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में, O2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में, नोबल गैस जितनी भी होती हैं, नोबल गैसेस के बीच में जो फोर्स होती है, देखो नोबल गैस आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं करती, जैसे मैंने लिख दिया भाई हीलियम, नियोन के बाद आर्गन, ये जो गैसेज हैं आपके पास जो नोबल गैसेज हैं, तो हीलियम का कोई मॉलिक्यूल होगा, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं भाई, इसको हम मॉलिक्यूलर एटम कह देते हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है भाई, इनके बीच में जो ये रेडियस होगी, ये कौन सी रेडियस होगी बताओ भाई, वैन डर वाल रेडियस। ये कौन सी रेडियस होगी भाई, ये वैन डर वाल रेडियस होगी। तो यह याद रखना भाई आपको कि जो नोबल गैसेज हैं उनके अंदर जो रेडियस देखी जाती है वो कौन सी रेडियस होती है, वैन डर वाल रेडियस होती है। वो कौन सी रेडियस होती है भाई, वैन डर वाल रेडियस होती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेडियस कौन सी होगी और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो देखो स्ट्रॉन्गनेस ऑर्डर में किसका मतलब कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा या कौन सा बॉन्ड कौन सी रेडियस स्ट्रॉन्ग होगी। तो देखो आर कोवलेंट जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है भाई, इसके बाद आर मेटेलिक, और इसके बाद सबसे वीक कौन सी होती है भाई, आर वैन डर वाल। सबसे वीक कौन सी होती है भाई, आर वैन डर वाल। और इसके बाद अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूँ भाई, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की, ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता चल गया, जैसे कि भाई आर वैन डर वाल सबसे लार्ज होगी, फिर आर मेटेलिक होगी, और उसके बाद कौन होगी भाई, आर कोवलेंट। ये इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है कि बॉन्ड लेंथ में कौन ज़्यादा होगा और कौन कम होगा, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी बातें हमने अभी आज जो डिस्कस किया है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, मेटेलिक रेडियस, इसके बाद वैन डर वाल रेडियस के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद एक और डिस्कस कर लेते हैं भाई, आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। ये देखो भाई आयनिक रेडियस क्या होगी, इसके बाद फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की वैन डर वाल रेडियस कैसी होगी, ठीक है, कोवलेंट रेडियस कैसी होगी, मेटेलिक रेडियस कैसी होगी, मतलब रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका साइज लार्ज होगा और किसका साइज क्या होगा भाई, स्मॉल होगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, इसमें हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की, कि आयनिक रेडियस क्या होती है। आयनिक रेडियस किसको कहेंगे भाई, व्हाट इज़ आयनिक रेडियस। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो साइज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एटॉमिक साइज़ के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आयनिक रेडियस को लेके बनते हैं भाई। किसको लेके बनते हैं भाई, आयनिक रेडियस को लेके बनते हैं। तो आयनिक रेडियस क्या होती है, देखो आयनिक रेडियस तब बनती है, मान लो भैया आपके पास कोई ए एटम है, इस ए एटम ने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया भाई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिया तो ये ए पॉजिटिव बन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब ये आयन बन गया, ये क्या बन गया, एक आयन बन गया, और इस आयन का नाम होगा कैटायन। इस आयन का नाम क्या होगा भाई, कैटायन होगा। इसके बाद कोई बी एटम है, इस बी एटम ने यही जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ था इसको गेन कर लिया, तो बी के ऊपर क्या चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया भाई, एनायन बन गया। ये क्या बन गया भाई, एनायन। तो मतलब इसने तो क्या किया भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे हैं, यहाँ पे तो क्या हुए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस जगह पे क्या हुआ है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैटायन और एनायन बनते हैं भाई। क्या बनते हैं बोलो भाई, कैटायन और एनायन। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ भाई, किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, और किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मान लो कोई ए एटम है मेरे पास, कोई ए एटम है,
ए एटम एक पेरेंट एटम हो गया, ए एटम क्या हो गया भाई, एक पेरेंट एटम हो गया, पेरेंट एटम। इस ए में से अगर ये ए पॉजिटिव बन गया तो ये कैटायन बन गया भाई, तो ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। अगर ए से ये क्या बन गया भाई, ए नेगेटिव बन गया, तो ये क्या बन गया, बोल एनायन बन गया। तो आपको याद रखना है भाई, किसी भी पेरेंट एटम से जो कैटायन होगा, जो कैटायन होगा वो लार्जर होगा। किसी भी पेरेंट एटम से जो कैटायन होगा वो क्या होगा भाई, सॉरी स्मॉलर होगा। जो पेरेंट एटम होगा वो कैटायन से क्या होगा भाई, जो लार्जर होगा, लेकिन जो कैटायन होगा वो पेरेंट एटम से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो भाई मैं कर दूं ए और ए नेगेटिव की बात, इस केस में जो एनायन होगा वो अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, लार्ज होगा। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी कैटायन अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, स्मॉलर, और कोई भी एनायन अपने पेरेंट एटम से क्या होगा भाई, लार्जर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो जब मैं इनके साइज़ का कंपैरिजन करूंगा तो सबसे लार्ज साइज़ किसका हो जाएगा भाई, ए नेगेटिव का, उसके बाद किसका हो जाएगा, ए का, और सबसे स्मॉल साइज़ किसका हो जाएगा, ए पॉजिटिव का हो जाएगा। क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ए ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव। लेकिन हमें बात करनी है आयनिक रेडियस की, तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, देखो भाई जैसे इसका एक और एग्जांपल ले दूं मैं आपको। मान लो भाई आपके पास क्या है, एच है, एच ने एच पॉजिटिव बन गया एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ ये एच नेगेटिव बन गया। तो इनके रेडियस की अगर मैं बात करूंगा तो एच नेगेटिव का साइज लार्ज, उसके बाद एच, और उसके बाद सबसे स्मॉल साइज किसका हो जाएगा भाई, एच पॉजिटिव का हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका साइज क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। तो अब आयनिक रेडियस क्या होगी, लेकिन देखो भाई आयनिक रेडियस क्या होगी, आयनिक रेडियस इज डिफाइंड एज, आयोनिक रेडियस is defined as the distance from the nucleus to that electron, या सीधा लिख दें हम लोग, टू दी लास्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के बाद न्यूक्लियस का जो लास्ट, मतलब एटम के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक का जो इन्फ्लुएंस होगा न्यूक्लियर चार्ज का या डिस्टेंस होगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, आयनिक रेडियस बोल दूंगा। बस फर्क ये रहेगा कि यहाँ जो रेडियस रहेगी वो आयंस के अंदर रहेगी भाई, किसके अंदर रहेगी भाई, आयंस में रहेगी। और ये बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर, इसमें ये बात आपको याद रखनी है भाई, इसमें याद रखना है कि कैटायन जो होगा अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा, और एनायन अपने पेरेंट एटम से क्या होगा भाई, लार्जर होगा। अब इसके अंदर देखो किस किस फैक्टर पे आयनिक रेडियस डिपेंड करती है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक रेडियस। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक रेडियस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक रेडियस को भाई अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट देखो भाई, इफ द शेल नंबर, इफ द शेल नंबर आपको पता होगा भी शेल नंबर, ठीक है, शेल नंबर अगर इंक्रीज हो जाएगा, शेल नंबर इंक्रीजेज, इफ द शेल नंबर इंक्रीजेज, आयोनिक रेडियस भी क्या हो जाएगी भाई, आयनिक रेडियस भी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी, आयनिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि बिल पीरियड में कैसे वेरी करेगी या ग्रुप में कैसी वेरी करेगी। ठीक है, वो मैं साइज बताने के बाद, आपको एटॉमिक साइज बताने के बाद, पीरियोडिक टेबल में कैसे एटॉमिक साइज डिफाइन किया जाता है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डील करेंगे कि इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको तभी करवाऊंगा भाई। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये देखो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, चार्ज के ऊपर। ठीक है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। मान लो ए है कोई, ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये ए पॉजिटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया भाई। इसके बाद ए पॉजिटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये A2 पॉजिटिव बन जाएगा भाई। अब यहाँ से अगर मैं साइज की बात करूँ ए पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव में, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं भाई, जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज, और A2 पॉजिटिव का साइज क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह से चार्ज के बेस पे अगर मैं बताऊं आपको, तो जितना ज़्यादा किसी पे कोई चार्ज होगा, अगर किसी पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज़ उतना स्मॉल हो जाएगा, और जिस पे जितना कम पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज़ उतना क्या रहेगा भाई, लार्ज रहेगा। ऐसे ही अगर मान लो भाई इस बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बी नेगेटिव बन गया भाई, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया भाई, बी नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद इस बी नेगेटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बी नेगेटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और ये क्या बन गया भाई, बी2 नेगेटिव बन गया। ये क्या बन गया भाई, बी2 नेगेटिव बन गया। तो बी2 नेगेटिव बनने के बाद, ठीक है, अगर मैं इन दोनों के साइज़ को अब कंपेयर करता हूँ तो बी2 नेगेटिव का साइज़ क्या होगा भाई, लार्ज होगा। किससे, बी नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया भाई, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। इसके बाद ये 2 फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए, कुछ और फैक्टर होंगे जिनके अंदर हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एटॉमिक साइज, या मैं बोल दूँ कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी कर रही है, एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। उसी के बेस पे फिर आयनिक रेडियस को भी हम लोग जो है डिफाइन करेंगे या बताएंगे भाई आयनिक रेडियस भी कैसे वेरी करती है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा भाई। आई होप आपको ये चारों टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हमने रेडियस की बात की है भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एटॉमिक रेडियस, जिसने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे के टॉपिक समझने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये जेड इफेक्टिव और ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया, ये मस्ट है भाई। इसको अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई इस वीडियो लेक्चर पे अगर डायरेक्टली आ रहा है तो उससे पहले वो इसको जरूर देख ले भाई, इस वाले वीडियो लेक्चर को, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस में सिग्मा को, ठीक है। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और जेड इफेक्टिव क्या है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे की बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे ट्रेंड करते हैं सारी बातें, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना भाई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।